हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने आपको रोडसा इंक ब्लास्ट परीक्षण यानी कि रोडसा इंक ब्लास्ट टेस्ट पढ़ाया था। वो उसका पार्ट 1 था और आज हम पढ़ाएंगे रोडसा इंक ब्लास्ट टेस्ट जो कि इसका पार्ट 2 है। जैसे कि कल आपने पढ़ा था कि इस परीक्षण का प्रकाशन कब किया गया, 1921 में किया गया और किसके द्वारा किया गया था, हरमन रोडसा के द्वारा किया गया था। उन्हीं के नाम पर इसका रोडसा इंक ब्लास्ट टेस्ट पढ़ा। और इसका टेस्ट का जो यूज़ किया जाता है वो किस पे किया जाता है, प्राय मानसिक रोगियों की चिकित्सा के लिए किया जाता है और बहुत से मानसिक रोगियों पर परीक्षण किए भी गए। और 1936 में मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सकों ने रोडसा शोध विनियम की स्थापना की और जिसके अंतर्गत रोडसा परीक्षण के संबंध में यानी कि रोडसा परीक्षण के द्वारा नए नए टेस्ट किए गए। टेस्ट के द्वारा नए नए शोध कार्य हुए और शोध कार्यों से हमें नई नई जानकारियाँ प्राप्त हुई। जैसे कि इस प्रकार इस टेस्ट को विश्व युद्ध के समय बुद्धि परीक्षणों की तीव्रता विकास हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के समय रोडसा तथा अन्य व्यक्तिगत परीक्षणों की प्रगति अधिकतम हुई। अब रोडसा ने सैकड़ों विभिन्न रंग के स्याही के धब्बे बनाए और उनके द्वारा बहुत सारे मानसिक रोगियों की जांच भी की और इन सैकड़ों स्याही के धब्बों से अंत में उसने केवल 10 धब्बे छांटे और उन्हीं के द्वारा परीक्षण किए। आज भी इन्हीं 10 धब्बों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि कल हमने पढ़ाया था कि 10 धब्बे को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, 5 to 3 में डिवाइड किया गया था और किस किस रंग के थे, ये हमने इससे पहले वीडियो में बताया है। यानी कि इसका जो टेस्ट किया जाता है मानसिक रोगियों की प्रतिक्रियाएं जानने के लिए किया जाता है और भिन्न भिन्न स्वस्थ व्यक्ति इनमें भिन्न भिन्न शक्लें देखते हैं और इन्हीं में व्यक्तित्व की झलक मिलती है और इन्हीं के विश्लेषण द्वारा उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। और इस परीक्षा में व्यक्ति किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ के प्रति समन्वय प्रक्षेपण एवं अभिव्यक्ति करता है और अचेतन स्तर पर दबी व्यक्ति की समस्त इच्छाओं, भावनाओं आदि को बहुत अधिक उपयोगी माना जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, टेस्ट दिए जाते हैं, उसमें जो धब्बे बने होते हैं उसमें नई नई प्रकार की आकृतियाँ होती हैं। उसमें मानसिक रोगी द्वारा चेक किया जाता है कि कौन सी जो धब्बे हैं, जो इंक के धब्बे होते हैं, स्याही के धब्बे होते हैं, उसमें उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो सभी को अलग अलग दे दिए जाते हैं और सभी से उसमें पूछा जाता है। इससे उनकी मानसिक योग्यता का पता चलता है। जैसे कि मॉन्स ने डेफिनेशन दी कि द एम ऑफ रोडसा इज टू गिव एन इम्प्रेशंस ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। यानी कि जो ये टेस्ट है, इस टेस्ट के द्वारा उसकी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। अब आता है टेस्ट मटेरियल। आप टेस्ट मटेरियल कैसे में क्या करते हैं, हम जो सामग्री होती है परीक्षा सामग्री, इसमें 10 कार्ड लेते हैं जो मानकीकृत कार्ड होते हैं, ये स्टैंडर्डाइज्ड कार्ड होते हैं और ये कार्ड गुण तथा कठिनता के क्रम में होते हैं। यानी पहले हल्के होते हैं, फिर इसके बाद में उसका लेवल कठिनाई का लेवल बढ़ता चला जाता है और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है उनकी गुणताई बढ़ती चली जाती है। और ये 10 कार्ड ही रोडसा इंक ब्लास्ट परीक्षण कहलाते हैं। ये धब्बे काले, भूरे तथा सफ़ेद या अन्य रंगों के भी होते हैं तथा एक सफ़ेद कागज़ पर बनाकर एक गत्ते पर चिपका दिए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक धब्बे का एक कार्ड बन जाता है और धब्बा बनाने के लिए एक सफ़ेद कागज़ पर बीचों बीच कुछ स्याही डाल दी जाती है और फिर इस कागज़ के बीचों बीच से मोड़कर स्याही के ऊपर से दबाया जाता है। इस प्रकार स्याही बेढंगे तौर पर इधर उधर फैल जाती है और कागज़ को खोलने पर स्याही का एक ऐसा धब्बा बन जाता है जो दाईं तथा बाईं और बिल्कुल एक सा दिखाई देता है। इन धब्बों के माध्यम से व्यक्ति अत्यंत उत्तेजना दी जाती है जिससे कि वो प्रतिक्रिया करता है और उस प्रतिक्रिया में वो देखता है कि उसमें कौन से चित्र को कौन से स्थान दिया गया है, उस चित्र का क्या महत्व है। यानी कि जो हम इंक का स्पॉट डाल देते हैं एक सफ़ेद कागज़ पर, फिर इसको मोड़ देते हैं, मोड़ के फिर इसको खोलते हैं तो उसका जो स्वरूप होता है, आकार होता है, वो बिगड़ जाता है और फिर उस आकार में देखना होता है कि किस चीज़ का पिक्चर है, ये क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है और इससे हमें क्या पता चल रहा है। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशंस यानी कि इस परीक्षण का प्रशासन व्यक्ति के तौर पर किया जाता है। जिस व्यक्ति को परीक्षा देनी होती है उसे परीक्षक अपनी मेज के बाईं या दाईं ओर इस प्रकार कुर्सी पर बिठाता है
कि जिससे कि परीक्षक उस व्यक्ति के हाथ में कार्ड की स्थिति को देख सके और वह व्यक्ति यह न देख सके कि उसका प्रत्येक शब्द लिखा जा रहा है, और फिर उसे समस्त 10 कार्ड एक एक सही स्थिति में दिए जाते हैं और उसे आदेश दिया जाता है कि तुम प्रत्येक कार्ड को देखो। वैसे तो प्रत्येक कार्ड एक स्याही का धब्बा है, फिर भी ध्यान से देखने पर तुम्हें इनमें कुछ आकृतियाँ, वस्तुएं आदि की झलक मिलेगी। इसे देखकर तुम ये बताओगे कि तुम्हें इसमें क्या नज़र आ रहा है और ये देखकर तुम्हारे मन में क्या विचार उठते हैं, और इसमें जितनी भी और जैसी भी आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं वह बताओ। यदि तुम चाहो तो इस कार्ड को घुमा फिरा भी कर भी देख सकते हो। जब तक चाहें देखिए, जो चीज़ें आपको कार्ड में दिखाई दे रही है उन्हें अवश्य बताइए, और जो चीज़ न दिखाई दे रही है उस कार्ड को वापस कर दीजिए। यानी जो कार्ड दिया जाता है उसको कार्ड देने वाले व्यक्ति को अपने पास बिठाया जाता है और उसकी प्रत्येक गतिविधि नोट की जाती है और उसके अकॉर्डिंग उस पे शब्द मार्किंग की जाती है और देखा जाता है कि वो कार्ड किस पोजीशन में पकड़ रहा है, और सब पूरी छूट दी जाती है इसमें कि वो कार्ड को अपने अकॉर्डिंग किधर की भी साइड घुमा फिरा सकता है। और सब पूछा जाता है कि इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है, क्या वस्तु दिखाई दे रही है, और उस वस्तु के देखने के बाद उसके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उन विचारों को जाना जाता है। और उसके बाद में फिर उसको, और जिस कार्ड में कुछ भी दिखाई नहीं देता, सबको समझ में नहीं आता है, तो उस कार्ड को वापस ले लिया जाता है। अब आती है इंटरप्रिटेशंस यानी कि व्याख्या। इस परीक्षण विधि कठिन है तथा व्याख्या और भी अधिक कठिन है। परीक्षा के समय सब कार्डों का प्रयोग हो चुकने पर परीक्षक परीक्षार्थी से पूछता है कि उसकी वे प्रतिक्रियाएँ किन कारणों से हुई, तथा जो आकृतियाँ परीक्षार्थी से पूछता है कि वे प्रतिक्रियाएँ किन कारणों से हुई, तथा जो आकृतियाँ और वस्तुएं उसने उस धब्बे में देखी वे धब्बों के किन भागों से संबंधित हैं। परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया की स्थिति तथा प्रत्येक निश्चय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, और स्थिति के अंतर्गत यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षार्थी ने जो आकृति या वस्तु देखी है वह पूरे धब्बे पर आधारित है अथवा उसके किसी अंश पर उस वस्तु या आकृति को इकाई के रूप में बताया जाता है। यानी कि जो भी उसने चीज़ धब्बे के अंदर देखी तो बताया जाता है। जैसे कि क्या परीक्षार्थी ने धब्बे को देखकर मात्र ये बताया है कि ये एक झोपड़ी की शक्ल है, ये बताया झोपड़ी के पास क्या है, झोपड़ी के अंदर उसने क्या क्या नज़र आ रहा है, उसके अंदर बैठी महिला क्या कर रही है आदि। इस प्रकार से उसे जो भी दिखाई देता है XYZ वो बताता रहता है और एग्जामिनर नोट करता रहता है और देखता है कि वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। इसी के आधार पर पता चल जाता है कि उसकी मेंटलिटी किस प्रकार की है, जो उसकी मानसिक योग्यता वो कितनी है। अब आता है टेस्ट स्कोरिंग। रोर्सक के अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने भी अपने अंकन एवं विवेचन की पद्धति को विकसित किया। इस परीक्षण की प्रतिक्रिया का फलांकन मुख्य रूप से 3 चरणों में होता है। स्थापन यानी कि लोकेशन, प्रत्यक्ष निर्धारण रेस्पॉन्स डिटर्मिनेंट्स, विषय वस्तु कंटेंट के अंतर्गत किया जाता है। अब आता है रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। क्योंकि कोई भी टेस्ट हम कर रहे हैं तो उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी हमें पता होनी चाहिए। रोर्सक परीक्षण की विश्वसनीयता के बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं हैं। यानी कि केली, स्विफ्ट, केपलन, बर्गर, इचलर, मिडोस, बर्नन, डेटेल एवं ग्रेंगली आदि के अध्ययनों के आधार पर यह कहा जाता है कि रोर्सक परीक्षण पूर्णतः विश्वसनीय हैं। इन विद्वानों ने परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक 0.37 से लेकर 0.95 तक निकाला है और परीक्षण की विश्वसनीयता के संबंध में हर्ष लिखते हैं कि स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड विद द रोर्सक टेस्ट इन इट्स मॉडिफाइड एंड स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म शोज द टेस्ट टू बी ए रिलायबल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि रोर्सक ने कहा है कि जो ये टेस्ट है बिल्कुल रिलायबल है, विश्वसनीय है। अब आता है वैधता यानी कि वैलिडिटी। यद्यपि रोर्सक परीक्षण की वैधता ज्ञात करना एक कठिन कार्य है, फिर भी कॉक्स, शार्सन, एलन, स्टीफ, रोजेनविग आदि ने इस परीक्षण की वैधता को अनेक अध्ययनों के आधार पर
संतोषजनक पाया और मुनरो ने अपने अध्ययन में कॉलेज छात्राओं के पूर्व कथन में इस परीक्षण का उच्च सहसंबंध स्थापित किया। यानी कि उन्होंने भी बता दिया कि हाँ ये टेस्ट वैलिड है। अब आता है उपयोगिता, इम्पोर्टेंस। रोडशा परीक्षण का प्रयोग व्यक्तित्व मापन की प्राय समस्त परिस्थितियों में संभव होता है और इस परीक्षण के कुछ मुख्य उपयोग इस प्रकार हैं कि परीक्षण साधारण एवं असाधारण व्यक्तियों में विभेद डिस्क्रिमिनेट करता है। इसका प्रयोग व्यावसायिक पथ प्रदर्शन में भी किया जाता है। इन परीक्षाओं के माध्यम से बाल अपराधियों, संरचनात्मक बालकों की असामाजिक क्रियाओं कारणों का पता लगाया जा सकता है और इनका उपयोग मानसिक रोगों के निदान एवं उपचार में किया जाता है। परीक्षण बाल निर्देशन प्रदान करने में सहायक होता है। ये परीक्षाएं बुद्धि परीक्षा की पूरक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। यानी कि स्टेट से पता चल जाता है, कोई बच्चा कहता है कि मेरी मानसिक बुद्धि ठीक नहीं है, मानसिक योग्यता ठीक नहीं है, मेरा जो IQ लेवल है बहुत डाउन है, लेकिन जब हम उस पर टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है क्या उसका IQ लेवल क्या है। अगर वो सही बताता है तो उसका जो मेंटलिटी है, जो मानसिक योग्यता है वो बिल्कुल ठीक है, IQ लेवल ठीक है। अगर वो टेस्ट के अकॉर्डिंग गलत पाया जाता है तब हम उसकी बात मान सकते हैं कि जो उसका IQ लेवल है बहुत ज़्यादा डाउन है। अब आती हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ये व्यक्ति की सुप्त इच्छाओं को प्रकट करने में सहायक होती है। यानी कि जो अंदर की उसकी इच्छाएं होती हैं उसको बाहर लाने में सहायता करती है। ये प्रविधियां व्यक्ति के अचेतन मन को समझने का एकमात्र उपकरण हैं। यानी कि कोई बच्चे को समझ नहीं पा रहा है तो वो इस टेस्ट के माध्यम से समझ सकता है। परीक्षण की विषय वस्तु अनेकार्थ होती है, अतः विषय सही गलत उत्तरों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। इनमें परीक्षण की मनोवृत्ति हावी नहीं रहती है। इन प्रविधियों के माध्यम से व्यक्ति के संबंध में सही जानकारी प्राप्त होती है एवं उसे किसी बालक को छिपाने का अवसर नहीं मिल पाता है। इन परीक्षण सामग्री पूर्णतः अनिर्देशित, अनस्ट्रक्चर्ड एवं अर्धनिर्देशित सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है और इन परीक्षणों की स्थिति प्राय संदिग्ध होती है। फलतः व्यक्ति को अनुमान लगाने का अवसर नहीं मिल पाता है। परीक्षण की संपूर्ण सामग्री प्रकाशित रूप में होने से इसका प्रशासन प्राय स्थिर होता है और ये परीक्षण व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का चित्र खींचते हैं। एंड लास्ट, इन प्रविधियों के द्वारा व्यक्ति को स्वयं अपने जीवन के जिन क्षेत्रों का ज्ञान नहीं होता है उन सब का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो चित्र ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ के होते हैं। नदी, पहाड़, वस्तु, पशु, पक्षी, XYZ कोई भी प्राकृतिक कैसे भी चित्र हो सकते हैं, उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है और जो कार्ड दिए होते हैं उसमें कोई भी चित्र आ सकता है और उसके बारे में हमें पूरी कहानी लिखनी होती है। हमारे मन में जो जो विचार उत्पन्न होते हैं सारे उत्पन्न को हमें विचारों को बताना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि हम जो कार्ड में चित्र देख रहे हैं वो चित्र के माध्यम से वो अपनी क्या बात कहना चाहता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, सभी चीज़ इस टेस्ट में बताई जाती हैं। इस प्रकार से जो रोडशा टेस्ट है वो एक उपयोगी टेस्ट है और जो मानसिक रोगियों पर अप्लाई करने में भी सहायता करता है और इस टेस्ट के माध्यम से हमें नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।